हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि रिवेटेड जॉइंट्स जो होते हैं उनकी डिज़ाइन आप कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट। अब आपको रिवेटेड जॉइंट जो है, चाहे वो लैप जॉइंट हो, सिंगल कवर बट जॉइंट हो या डबल कवर बट जॉइंट हो, उसकी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो जनरली जो स्ट्रेंथ होती है वो लीस्ट वैल्यू होती है या तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स की, या बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स जो फाइंड करते हैं, या टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होती है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है रिवेटेड जॉइंट की। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी रिवेट्स की, सेकंड बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी ऑल रिवेट्स की, और टीयरिंग स्ट्रेंथ जो है प्लेट की फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की, तो जो पहला जॉइंट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं लैप जॉइंट, तो लैप जॉइंट का केस क्या है, ये फॉर इंटायर प्लेट के लिए आप निकाल रहे हैं। तो सपोज लैप जॉइंट कुछ इस टाइप का होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या होती है, लैप्ड होती है। तो आप इसको इस टाइप से अरेंज करते हैं कि इसमें जो है आप रिवेट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये रिवेट्स जो है आपने प्रोवाइड कर दिए। तो अगर आप इनका टॉप व्यू देखें तो फाइनली कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा कि यहाँ तो ये डॉटेड लाइंस होंगी, यहाँ ये फुल टोटल लोड सपोज जो है वो अगर पी लग रहा है, ठीक है, इन प्लेट्स पर जो है वो पी लोड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर रिवेट्स क्या होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोज आपको शेयर स्ट्रेंथ जो है ऑल रिवेट्स की निकालनी है। पीएस जो है सपोज शेयरिंग स्ट्रेंथ है ऑल रिवेट्स की। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, यानी कि एक रिवेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू नंबर ऑफ रिवेट्स इंटू एफ एस, मतलब परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन रिवेट। ठीक है, जहाँ पर n क्या है कि टोटल प्लेट में कितने रिवेट्स हैं, 9 रिवेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट या रिवेट्स हो जाएंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट ज्वाइंट एंड टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स है एक ज्वाइंट में। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं, 9। ठीक है, डी क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट या नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। बोल्ट की बात करते हैं, अदरवाइज जो रिवेट की बात कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा ये ग्रॉस डायमीटर है। एफ एस क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट, जो कि होती है 100 MPa वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, और एफ एस की वैल्यू होती है एफ यू अपॉन √3 इंटू 1.25, ये होती है आपकी लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, तो जो भी मेथड्स आप लगा रहे हैं, या तो आपके क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन है डायरेक्ट एफएस की तो आप वो यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज एफ यू के टर्म में अगर गिवन है, जहाँ एफ यू क्या है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। अल्टीमेट, अगर क्वेश्चन में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है तो डायरेक्टली आप एफ एस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इन रिवेट मटेरियल। तो ये आपकी जो है फर्स्ट हो गई, यानी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिवेट्स। जो शेयर स्ट्रेंथ है रिवेट्स की वो इस टाइप से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिवेट्स, यानी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी बी इक्वल टू एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। ये प्रोजेक्टेड एरिया होता है, डी इंटू टी यानी कि ओवरऑल डायमीटर इंटू थिकनेस। ठीक है, तो इंटू एन, जहाँ एन नंबर ऑफ रिवेट्स है। एफ बी क्या है, एफ बी है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, जो कि आपको पता है कितनी होती है, 0.66 टाइम्स ऑफ एफ वाई। ठीक है, टी इक्वल टू यहाँ पर यूज करते हैं आप थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट। जो भी मेन प्लेट की थिकनेस है, थिनर मेन प्लेट की, वो यहाँ पर आप टी की जगह यूज करेंगे। और डी आपको पता ही है, ये ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट है, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स फाइंड कर सकते हैं, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ पी। ठीक है, अब बात करते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट सेक्शन 1, यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, जैसे कि आपने अभी ये सेक्शन देखा,
तो यहाँ पे जो ये रिवेट्स थे, तो इसको बोलते हैं सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन 1-1, ये 2-2 हो गया, ये 3-3। तो क्रिटिकल सेक्शन 1-1 पर जो है वो टियरिंग स्ट्रेंथ आप फाइंड करते हैं हमेशा प्लेट की, क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है यहाँ पर प्लेट का। तो इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल विड्थ कितनी है प्लेट की, सपोज ये विड्थ बी है, माइनस इस सेक्शन पे यानी 1-1 पर कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, सपोज n1 इंटू डी, यानी कि 3 रिवेट्स हैं तो इसका डायामीटर आप माइनस कर देंगे इसमें, तो n1 इंटू डी इंटू टी थिकनेस इंटू एफ टी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया आपका टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जहाँ n1 क्या है नंबर ऑफ रिवेट एट क्रिटिकल सेक्शन 1-1, टी क्या है आपका थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, एफ टी क्या है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट मटेरियल। तो ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है 0.6 ऑफ एफ वाई। तो इसकी हेल्प से जो है आप टियरिंग स्ट्रेंथ प्लेट की निकाल सकते हैं। अब इन तीनों में जो भी वैल्यू कम होगी वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट होगी। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट वो क्या होगा, लेस वैल्यू ऑफ पी एस पी बी एंड पी टी, यानी इन तीनों में से जो भी सबसे कम वैल्यू होगी वो स्ट्रेंथ हो जाएगी रिवेटेड ज्वाइंट की। ये केस आप बात कर रहे हैं लैब ज्वाइंट का, ठीक है। अब बात आती है केस 2, जहाँ स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर गेज लेंथ, यानी पर गेज लेंथ में स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपको फाइंड करनी है, लैब ज्वाइंट ही है बट यहाँ पे केस 2 आ रहा है। तो सपोज अगर आप बात करते हैं कि ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनमें लैब ज्वाइंट है, तो सपोज एक ये रिवेट यहाँ पे ज्वाइंट है, दूसरा ये रिवेट है और तीसरा ये रिवेट है, ठीक है। तो ये इस टाइप का है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन यानी टॉप व्यू देखें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, ये हो गया, ये रिवेट्स हो गए। तो अगर इसमें पर गेज लेंथ कितनी होती है, गेज लेंथ का मतलब होता है कि जो सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस गेज लेंथ कहलाती है। तो आप ये कह सकते हैं या तो इसके सेंटर पे या इसके सेंटर पे, इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी गेज लेंथ। यानी इस गेज लेंथ में जो है आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्वाइंट की फाइंड करनी है पर गेज लेंथ। तो ये पर गेज लेंथ हो गई। तो सपोज आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फाइंड करनी है, तो पर गेज लेंथ है तो इसको PS1 कह दिया, जहाँ शेयर स्ट्रेंथ ये क्या है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन अ गेज लेंथ, यानी पर गेज लेंथ में जो है आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है n1 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, जहाँ n1 क्या है शेडेड एरिया में जितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, n1 इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स इन शेडेड गेज लेंथ, यानी शेडेड गेज लेंथ में जितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो हो गए, ठीक है। अब आपको निकालनी है PV1 यानी कि बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स इन अ गेज लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है सिंगल शेयर में है, क्योंकि यहीं पे शेयरिंग होगी तो ये सिंगल शेयर में हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n1 इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, जहाँ एफ बी आपको पता है बियरिंग स्ट्रेस हो गई रिवेट की। तो n1 क्या है शेडेड, वही शेडेड एरियाज में यानी शेडेड गेज लेंथ में जितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स इन शेडेड गेज लेंथ। अब आपको फाइंड करना है PT1। PT1 क्या हो जाएगा, ये होगा टेंसाइल या टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन अ गेज लेंथ, ठीक है, या पर गेज लेंथ। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या लेंगे, अब आपको पता है कि टोटल विड्थ B माइनस जी लेते थे, लेकिन पर गेज लेंथ में ये विड्थ कितनी हो गई यहाँ तक G, तो G माइनस, यानी सेक्शन 1-1 पे हमेशा आप टियरिंग स्ट्रेंथ प्लेट की निकालते हैं, क्रिटिकल सेक्शन जो है 1-1 रहता है प्लेट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो कितने रिवेट्स हैं पर गेज लेंथ में, सिर्फ एक ही रिवेट आएगा। तो हमेशा एक ही रिवेट आएगा क्योंकि गेज लेंथ में एक रिवेट की ही ओवरऑल लेंथ ले रहे हैं। तो G माइनस डी इंटू थिकनेस इंटू एफ टी, ठीक है। तो सिर्फ एक रिवेट होली यहाँ पर डिडक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन 1-1 पर आपको पता है यहाँ पे T क्या है थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, ठीक है, थिनर मेन प्लेट की ओवरऑल थिकनेस।
तो इस टाइप से जो है आप पर गेज लेंथ में लैप जॉइंट है अगर, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डबल कवर बट जॉइंट। तो इसके लिए जो है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट आपको फाइंड करनी है। तो सपोज केस 1 लिया है इंटायर प्लेट के लिए। तो आपको पता है कि डबल कवर बट जॉइंट में होता क्या है कि सपोज कोई प्लेट है दो, उनको आपको ज्वाइन करना है, तो इनकी थिकनेस सेम ही रहती है, ठीक है, तभी आप ज्वाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक आप टॉप पे प्लेट लगा देते हैं कवर प्लेट, एक आप बॉटम में कवर प्लेट लगा देते हैं। ये क्या है, आपकी मेन प्लेट है और ये आपकी क्या है, कवर प्लेट्स, ठीक है। ये आपकी कवर प्लेट्स हैं, ये भी आपकी कवर प्लेट है। तो यहाँ पर सपोज ये लोड P लग रहा है, तो इसमें जब आप रिवेटिंग करते हैं तो कुछ इस टाइप से करते हैं। सपोज एक इस प्लेट के लेफ्ट साइड आपने रिवेटिंग कर दी, फिर दूसरी प्लेट में इधर कवर प्लेट के साथ जो है आपने रिवेटिंग करी, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है आपका डबल कवर बट जॉइंट का। अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं प्लेट्स का, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। सपोज ये प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पर या एक ये जॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पे आप प्लेट के साथ ये जॉइंट अटैच कर रहे हैं। ये जो है इसका सेंटर आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया लेवल। तो यहाँ पे आपने देखा एक तो ये जॉइंट्स आ गए, जो रिवेट्स हैं आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, कुछ इस टाइप से रिवेट्स को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो सपोज ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया 1 1 और ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया 3 3, ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो इसके लिए सपोज पीएस की वैल्यू फाइंड करनी है। पीएस आपको पता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स है, फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। लेकिन बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे एक ये शेयरिंग होगी, एक यहाँ पर शेयरिंग होगी, यानी कि ये जो है ओवरऑल ज्वाइंट किसमें, डबल शेयर में है। तो आपको पता है डबल कवर बट ज्वाइंट डबल शेयर और बियरिंग में होता है, तो यहाँ डबल शेयर में है, इसीलिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, लैप जॉइंट में आपने नहीं किया था क्योंकि ओवरऑल वो सिंगल शेयर में ज्वाइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसलिए किया है क्योंकि, लिख लीजिए यहाँ पर, बिकॉज रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू डबल शेयर, ठीक है। एन, जहाँ एन क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स। आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स ये नहीं है कि सारे कैलकुलेट कर लिए, एक साइड के, जैसे ये सेंटर है, इस प्लेट के साथ इतने जॉइंट्स अटैच हैं, इस प्लेट के साथ ये जॉइंट्स अटैच हैं, तो ओवरऑल एक साइड के जो है सारे जॉइंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हो गए, 9। यहाँ पे 18 जो है आप नहीं लिखेंगे, बट नॉट 18, ठीक है, सिर्फ 9 लेंगे, एक साइड के जॉइंट्स लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए, जहाँ पीबी क्या है, आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ टी, सॉरी एफ बी, ठीक है। तो जहाँ पर एन क्या है, एन है आपका टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स विच इज इक्वल टू 9, और आपकी टी क्या है, अब यहाँ पे उसमें क्या ले रहे थे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, क्योंकि उसमें दो प्लेट थी लैप जॉइंट में कुछ इस टाइप से, इसकी थिकनेस अलग थी, इसकी थिकनेस अलग थी, सिर्फ यहाँ पे दो ही प्लेट्स थी, मेन प्लेट्स, ठीक है, दो मेन प्लेट्स थी और दोनों की थिकनेस अलग अलग थी, इसलिए आप थिनर प्लेट की थिकनेस को काउंट कर रहे थे। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि जो कवर प्लेट लग रही है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इसमें जो बियरिंग आएगी, बियरिंग एक्शन जो होगा, दोनों में फोर्सेस अलग अलग होंगे, सेम होंगे, इसीलिए जो है आप जो है थिनर प्लेट की थिकनेस काउंट कर रहे थे। लेकिन इस केस में बियरिंग का क्या होगा कि जो मेन प्लेट है, आपने देखा ये मेन प्लेट हो गई, जब आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा था, तो इस पर अगर बियरिंग में फोर्स P आ रहा था, तो कवर प्लेट्स में कितना आ रहा था, P/2 और P/2। तो इसीलिए जहाँ पर टी आप क्या लेंगे, या तो सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, जो कवर प्लेट आप लगा रहे हैं उनकी थिकनेस का सम कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों में हाफ हाफ बियरिंग हो रही थी, टोटल बियरिंग अगर आपको निकालनी है तो इन दोनों की थिकनेस सेम कर दीजिए, या आप मेन प्लेट थिकनेस, क्योंकि अब यहाँ पे मेन प्लेट दो हैं लेकिन दोनों की थिकनेस क्या है, सेम है, तो मेन प्लेट थिकनेस या सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे।
जैसे कि सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस सपोज 8 है, ठीक है, 8 mm और 8 mm, और मेन प्लेट थिकनेस अगर आपकी 12 mm है, तो इन दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा 16 mm, और मेन प्लेट थिकनेस कितनी है 12 mm। इन दोनों में से जो लेस वैल्यू है, जैसे कि 12 mm लेस है, तो ये वैल्यू आप टी की जगह पुट कर देंगे। देख लीजिए, जहाँ टी इक्वल टू क्या है, या तो सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस और मेन प्लेट थिकनेस, इनमें से जो भी वैल्यू लेस होगी वो आप टी की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। n इक्वल टू 9 आपको पता है, 18 नहीं लेना है, वहाँ 9 लेना है। अब टी पीटी निकालना है, यानी टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट क्रिटिकल सेक्शन 1 1। प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन 1 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 1 सेक्शन है, इसमें प्लेट की आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। तो उसमें क्या होगा, पूरी विड्थ में जो भी आप एक तो रिवेट होल्स के बराबर ये एरिया माइनस कर देंगे, तो इसलिए उसकी टेंशन क्या हो गया, ओवरऑल टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन रिवेट होल्स की जगह आप रिवेट तो लगा देते हैं, लेकिन ये जो रिवेट प्लेस करते हैं ये टेंशन में कोई भी रेजिस्टेंस प्लेट को नहीं देते, इसीलिए इनका एरिया आप माइनस कर देते हैं और ये सेक्शन आपका क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस एन वन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है, v माइनस एन डी इंटू टी इंटू एफ टी। यहाँ पे n की जगह n1 कर दीजिए, क्योंकि 1 1 सेक्शन पे जो नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो रिवेट्स आप यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट होल्स एट क्रिटिकल सेक्शन 1 1, और t क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट। इसमें हमेशा जो है प्लेट की ही लेंगे, मेन प्लेट की, क्योंकि आप प्लेट की ही टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट जो होगा वही आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आता है रिवेट वैल्यू और बोल्ट वैल्यू, जिसको आप आरबी से रिप्रेजेंट करते हैं रिवेट वैल्यू को। रिवेट वैल्यू का मतलब है कि एक सिंगल रिवेट कितना लोड ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है रिवेट वैल्यू, यानी कितने लोड को वो ट्रांसफ़र करने के एबल है। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एस एंड पी बी ऑफ सिंगल रिवेट, यानी कि यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या है 1। जब भी आप रिवेट वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स हैं, तो इनमें से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी वो रिवेट वैल्यू हो जाएगी। अगर सपोज इफ रिवेट इज इन सिंगल शेयर, अगर रिवेट सिंगल शेयर में है तो पी एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पर क्या है 1 है और सिंगल शेयर में है, तो ट्वाइस ऑफ करेंगे नहीं आप यहाँ पर, तो ये पी एस हो गया। और पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। तो ये हो गई, इनमें से जो भी वैल्यू जो है लेस होगी वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, रिवेट वैल्यू कहलाएगी। अब वही अगर रिवेट जो है आपका डबल शेयर में है तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डबल शेयर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। और बियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ जो है डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो इनमें से जो वैल्यू अब लेस होगी वो वैल्यू जो है आपकी लेस इज आर बी, यानी वो वैल्यू आपकी आर बी हो जाएगी, ठीक है, उसको आप कहेंगे रिवेट वैल्यू। अब सपोज अगर आपको नंबर ऑफ रिवेट्स जो है फाइंड करने हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड एट अ जॉइंट, किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर जो है कितने नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सपोज उसकी वैल्यू n है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि टोटल फोर्स जॉइंट पर कितना है, फोर्स एट द जॉइंट, और एक रिवेट कितना फोर्स ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगी रिवेट वैल्यू, यानी कि एक फोर्स, एक जो रिवेट है वो कितना फोर्स ले रहा है और टोटल फोर्स अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लेंगे, और एक रिवेट जितना फोर्स ले रहा है वो रिवेट वैल्यू के इक्वल है। तो आप डायरेक्टली n इक्वल टू क्या कह सकते हैं, एफ अपॉन आर वी। तो ये आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे। जैसे अगर डबल कवर बट जॉइंट है या सिंगल कवर बट जॉइंट है या आपका लैप जॉइंट है, तो वहाँ पे अगर फोर्स को आरवी से डिवाइड करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि उस जॉइंट में नंबर ऑफ रिवेट्स जो है कितने रिक्वायर्ड होंगे। अब नेक्स्ट टर्म आता है इफिशियंसी ऑफ अ जॉइंट। अब आपको जॉइंट की इफिशियंसी फाइंड करनी है, सपोज फॉर इंटायर प्लेट की बात कर रहे हैं, तो जो इफिशियंसी होती है वो होती है लीस्ट वैल्यू ऑफ
शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। तो इनमें से जो भी सबसे कम वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब वहाँ पे कोई भी रिवेट नहीं था, कोई भी रिवेट होल नहीं आपने यूज़ किया, वहाँ पर एक सॉलिड प्लेट है, उसकी जो है स्ट्रेंथ, तो ये ओवरऑल इफिशियंसी कहलाएगी। तो लीस्ट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पीटी की ही लीस्ट वैल्यू रखते हैं, यानी जो टियरिंग स्ट्रेंथ होती है प्लेट की वही सबसे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे टियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, बी माइनस एन वन डी इंटू टी इंटू एफ टी। क्लियर है, क्योंकि अगर ये वैल्यू जो है कम हो जाएगी तो इसका मतलब है रिवेट फेल कर जाएगा। जब रिवेट प्लेट से पहले फेल कर जाएगा तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा। इसीलिए आप हमेशा ये मान के चलते हैं कि कंपोनेंट फेलियर होना चाहिए, यानी कि प्लेट फेल कर जाए, रिवेट फेल ना करे। तो उसके लिए जो टियरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की, अगर वो इन दोनों से कम होगी तो क्या होगा, प्लेट पहले फेल कर जाएगी, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब यहाँ पे कोई भी रिवेट नहीं है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, यहाँ पर रिवेट होल आपने प्रोवाइड करे थे जो कि कोई भी टेंशन को बियर नहीं कर रहे हैं, तो टेंशन को रजिस्ट नहीं करते, इसीलिए आप इनका एरिया माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर ये प्लेट है आपकी और यहाँ पे कोई भी रिवेट नहीं है तो ये क्या होगा, विड्थ इंटू थिकनेस इंटू, ये हो गई आपकी टियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो B इंटू टी इंटू एफ टी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टी एफ टी कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा V माइनस एन वन डी अपॉन बी। तो ये आपकी हो जाती है इफिशियंसी फॉर एंटायर प्लेट। अब फॉर गेज लेंथ की अगर आप बात करें, गेज लेंथ यानी कि पर्टिकुलर सिर्फ जी में बताइए, तो जी में जो है सिंगल रिवेट्स आते हैं यहाँ पर। तो इन पे अगर आपको फाइंड करना है, सपोज ये ओवरऑल आपका प्लेट थी और यहाँ पे ये नंबर ऑफ रिवर्स इस टाइप से आ रहे हैं, तो आपको पर गेज लेंथ बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एस वन, पी बी वन और पी टी वन। तो आपको पता है टियरिंग स्ट्रेंथ ही सबसे कम होनी चाहिए, अपॉन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर गेज लेंथ या फॉर गेज लेंथ। गेज लेंथ के लिए ही आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि लीस्ट वैल्यू PT1 की होगी और PT1 होता क्या है, टियरिंग स्ट्रेंथ। तो इस केस में विड्थ कितनी है, G माइनस सिर्फ एक रिवेट इस सेक्शन पे आ रहा है 1 1 पे, तो G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी डिवाइडेड बाई सॉलिड प्लेट गेज लेंथ के लिए, तो G विड्थ हो गई, G इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या आ जाएगी, G माइनस डी अपॉन जी। तो ये अगर आप फॉर गेज लेंथ फाइंड करते हैं तो ये इफिशियंसी आपको मिलेगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा किसी पर्टिकुलर अगर ज्वाइंट की बात करें तो दोनों ही इफिशियंसीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ओवरऑल इंटायर प्लेट के लिए इफिशियंसी फाइंड कर रहे हैं, आप पर गेज लेंथ इफिशियंसी फाइंड कर रहे हैं, तो इनकी अलग अलग इफिशियंसीज आएंगी, एक इफिशियंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। आप रिवेट्स को कैसे अरेंज करें जिससे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की आपको मिल सके। तो सपोज अगर आप चेन रिवेटिंग की बात करते हैं तो चेन रिवेटिंग में क्या करते हैं कि कोई भी सेक्शन, सपोज ये डबल कवर बट जॉइंट की बात हो रही है, तो कोई भी सेक्शन जो है आप चेन में, रिवेट्स को चेन में अरेंज करते हैं इसमें। ठीक है, सपोज ये चेन में अरेंजमेंट है, तो ये सेक्शन हो गया आपका 1 1 क्रिटिकल सेक्शन और ये आपका सेक्शन हो गया 2 2। ठीक है, तो अगर आप इसमें बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन 1 1 पर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट की निकालनी है आपको, तो क्या होगा, B माइनस कितने रिवेट्स हैं टोटल 3 इंटू डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, यानी कि 6 रिवेट्स को आपने एज अ चेन में अरेंज कर दिया। वही अगर आप बात करते हैं डायमंड रिवेटिंग, तो डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है कि आप सेक्शंस को यानी कि रिवेट्स को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि वो एज अ डायमंड शेप, यानी कि आप डिवाइड करें। सपोज इसमें 6 रिवेट्स हैं, इन 6 रिवेट्स को आपने एक सेंटर में, फिर उसके आगे ये 2 रिवेट्स, फिर आपने ये 3 रिवेट्स, तो इस टाइप से आपने अरेंजमेंट कर दिया। सिमिलरली आपने इधर भी अरेंजमेंट इस टाइप से किया। ठीक है, ये हो गया और ये सेंटर में। तो अगर आप इसका क्रिटिकल सेक्शन देखें 1 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2 2 और ये सेक्शन हो गया आपका 3 3। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल सेक्शन बने। तो अगर आप 1 1 पे बात करते हैं
तो ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन एट 1 1 जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चेन रिवेटिंग में बी माइनस थ्री डी इंटू टी इंटू एफ टी आ रहा है, यहाँ पर बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी आ रहा है। यानी कि डायमंड रिवेटिंग से जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो इसलिए जब टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू इसके कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा मिल रही है तो क्या होगा, ये इतनी जल्दी टेंशन में फेल नहीं होगा। तो हमेशा डायमंड रिवेटिंग जो है मोर इफिशिएंट होती है देन चेन रिवेटिंग। यानी चेन रिवेटिंग के कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं कि डायमंड रिवेटिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्लेट की ज़्यादा मिल रही है। अब वही अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट की बात करें एट क्रिटिकल सेक्शन 1 1 पर और एट 2 2 पे, तो आप चेन रिवेटिंग में देखते हैं तो 1 1 पर क्या होती है, v माइनस थ्री डी इंटू टी इंटू एफ टी। वही अगर डायमंड रिवेटिंग में बात करें 1 1 सेक्शन पे तो क्या आ जाएगा, v माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, अगर आप 2 2 पे बात करते हैं तो चेन रिवेटिंग में हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा अगर आप किसी अदर इसके आगे सेक्शन पे बात कर रहे हैं तो इससे जो पहले सेक्शन है यानी इसमें जो रिवेट्स की पर्टिकुलर पर रिवेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी आप कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल क्या आ रही है स्ट्रेंथ, बी माइनस तीन रिवेट्स हैं थ्री डी इंटू टी इंटू एफ टी, और साथ ही साथ इससे पहले यानी सेक्शन पे जो रिवेट्स थे तो उनकी रिवेट वैल्यू वही स्ट्रेंथ होगी उन रिवेट्स की, तो 3 टाइम्स ऑफ आर वी अगर आप कर दें तो 2 2 सेक्शन पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मेन प्लेट की आ जाएगी। वही अगर डायमंड रिवेटिंग में बात करें 2 2 पर तो क्या आएगा फॉर्मूला, बी माइनस टू डी, क्योंकि 2 2 सेक्शन पे दो रिवेट्स हैं वो माइनस कर दिए, टी इंटू एफ टी प्लस अब इससे पहले क्रिटिकल सेक्शन 1 1 पर कितना रिवेट है, सिर्फ एक रिवेट है यानी कि आर वी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें डायमंड रिवेटिंग में सेक्शन 2 2 पर तो ये स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। वही अगर आप बात करें चेन रिवेटिंग की तो आप देख रहे हैं कि 2 2 सेक्शन पे तो चेन रिवेटिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये प्लेट फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 3 टाइम्स ऑफ आर भी आपने कर रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डायमंड रिवेटिंग के केस में अगर डी इंटू टी इंटू एफ टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर वी हो जाए तो ये डायमंड रिवेटिंग में 2 2 सेक्शन पे जो है ये फेलियर अकर हो सकता है। ठीक है, यानी कि हैपन हो सकता है अगर ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा हो जाए तो ये माइनस में हो जाएगी। तो फाइनली इसकी वैल्यू जो है ओवरऑल यानी डी इंटू टी इंटू एफ टी की वैल्यू अगर आर बी से ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, ये सेक्शन 2 2 पे फेल हो सकता है। तो इसीलिए आप ये इंश्योर करते हैं कि जो कवर प्लेट आप लगाते हैं, कवर प्लेट के लिए हमेशा सेक्शन क्या होता है, लास्ट वाला कंसीडर करते हैं। जैसे कि इसमें 2 2 हो गया और इसमें जब इस टाइप के अरेंजमेंट है तो लास्ट ये 2 2 आ गया इसमें भी। तो हमेशा आप ये इंश्योर करके चलते हैं कि जो कवर प्लेट है वो कभी भी फेल ना करे। तो जब कवर प्लेट कभी भी फेल ना हो तो उसके लिए आप अरेंजमेंट जो डायमंड रिवेटिंग है उसका बेस्ट अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का रखते हैं हमेशा, जिससे कि कोई भी कवर प्लेट फेल ना हो। तो सपोज 6 रिवेट्स हैं तो हमेशा ये रखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस टाइप से हमेशा स्टैगर्ड रिवेटिंग इसको कहते हैं। तो हमेशा इस टाइप की रिवेटिंग अरेंजमेंट आप रखते हैं जिसमें मेन प्लेट्स और कवर प्लेट दोनों ही मैक्सिमम लोड ले रही हैं। जैसे ये मेन प्लेट का सेक्शन हो गया लास्ट प्लेट का, तो ये दोनों ही मैक्सिमम लोड ले रही हैं, इसीलिए आप इस टाइप का अरेंजमेंट को प्रेफर करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं फॉर द पिच ऑफ द रिवेट। अब आप इसको जो है ध्यान में रखना है कि रिवेट की पिच के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस आपको रखने हैं। अगर आप मिनिमम पिच की बात करें तो ये 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट होता है, यानी कि 2.5 टाइम्स ऑफ फाई। हमें नॉमिनल डाया का मतलब है कि रिवेट जो है वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है रिवेट का। ठीक है, ये रिवेट है तो ये जो डायामीटर होता है इसको आप कहते हैं नॉमिनल डायामीटर। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि शैंक डायामीटर, ये शैंक कहलाता है, शैंक डायामीटर। या आप ये कह सकते हैं डाया ऑफ रिवेट बिफोर ड्राइविंग, यानी कि डाया ऑफ रिवेट बिफोर ड्राइविंग। आपने इसको ड्राइव नहीं किया है किसी प्लेट में तो उससे पहले का जो डायामीटर है ये आपका कहलाता है नॉमिनल डायामीटर। तो नॉमिनल डायामीटर को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.55, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम एंड या एच डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट,
यानी कि इसको 1.5 डी कहते हैं। ग्रॉस डायमीटर जो नॉमिनल डायमीटर में कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं वो ओवरऑल कहलाता है आपका ये टोटल ओवरऑल डायमीटर यहाँ तक का, तो ये आपका कहलाता है ग्रॉस डायमीटर। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट और बेल्ट व्हेन यूज्ड इन कंप्रेशन जोन। अगर आप कंप्रेशन जोन की बात करें तो मैक्सिमम पिच क्या होगी, जैसे कि सपोज ये अगर आप लैप जॉइंट एक लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक का सपोज ये प्लेट्स हैं आपने लैप कराई, तो यहाँ पे एक रिवेट ये प्रोवाइड किया, एक रिवेट ये प्रोवाइड किया, ठीक है, तो इनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में लोड है, ये कंप्रेशन जोन है, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो है कंप्रेसिव लग रहा है, तो यहाँ पे इसी फोर्स की डायरेक्शन में पैरेलली जो डिस्टेंस होती है ये आपकी कहलाती है पिच। तो ये वैल्यू जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12t और 200, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप निकालते हैं कंप्रेशन जोन में दैट इज़ 12t और 200, जो भी इसमें लेस वैल्यू हो, 200 mm में है ये, तो वो वैल्यू आप कंसीडर कर लेते हैं। जहाँ t क्या है, t है आपकी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं। जो भी थिनर प्लेट होगी उसकी थिकनेस आप इसमें कंसीडर कर लेंगे, और 200 mm इनमें से जो वैल्यू लेस होगी वो मैक्सिमम पिच आप उतनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट और वेल्ड्स इन टेंशन जोन। अगर टेंशन जोन की बात कर रहे हैं, यानी कि बस यहाँ पे फोर्स कंप्रेसिव ना होकर टेंसाइल है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 16t और 200, विच एवर इज लेस, यानी जो भी वैल्यू लेस है वो वैल्यू आप मैक्सिमम पिच की कंसीडर करेंगे। स्लाइटली मोर वैल्यू होती है क्योंकि इसमें टेंशन में अगर आप देख रहे हैं 16t और 200, यहाँ पे 12t, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी बकलिंग पॉसिबिलिटी कनेक्शंस के बीच में नहीं होती, लेकिन कंप्रेशन में बकलिंग पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसीलिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम कंसीडर करते हैं, नहीं पिच को बोल्ट्स को पास पास लगाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इफ द रिवेट्स आर स्टैगर्ड नॉट इन द सेम लाइन, यानी रिवेट्स जो हैं स्टैगर्ड है यानी कि सेम लाइन में नहीं है, तो फाइनली आप क्या करेंगे, तो जो भी डिस्टेंसेज है यानी गेज डिस्टेंस द अबव वैल्यू आर इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि जो गेज डिस्टेंस है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अबव वैल्यूज जितनी है उन सबको 50% बढ़ा दीजिए। जैसे मैक्सिमम पिच है अगर कंप्रेशन जोन में कितनी थी 12t और 300, तो इसका 50% बढ़ाएंगे तो 6 बढ़ जाएगा, यानी 18t और 300। वही अगर टेंशन जोन की बात करें 24t और 300 mm, इनमें से जो भी वैल्यूज इनकी लेस होती हैं, जैसे इसमें जो वैल्यू लेस है वो ले लेंगे और इसमें जो वैल्यू लेस है वो कंसीडर कर लेंगे मैक्सिमम पिच के लिए। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग कुछ इस टाइप की होती है कि सपोज एक रिवेट ये है, दूसरा रिवेट यहाँ, तो स्टैगर्ड है, अलग अलग यानी कि डायरेक्शन में है, तो इनके बीच की यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स जो होते हैं पास के, इनके बीच की डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18t और 300 mm। ये अगर आप कंप्रेशन जोन की बात करें तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और गेज डिस्टेंस क्या होती है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टैक रिवेट। टैक रिवेट क्या होते हैं, वो रिवेट होते हैं जो कि यूज टू मेक टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को जोड़ने के काम आते हैं, एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, जिससे कि वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर सकें, बट वो कोई भी स्ट्रक्चरल लोड नहीं लेते। वो रिवेट्स जो हैं वो टैक रिवेट्स कहलाते हैं। जैसे कि टैक रिवेट्स इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि एक ये कोई प्लेट थी, ठीक है, इसको आपने दूसरी प्लेट से इस टाइप से जोड़ दिया, ये गजेटेड प्लेट है, सपोज इसको एंगल से कनेक्ट कर दिया, तो इनमें जो आपस में ये रिवेट्स लग रहे हैं और यहाँ पे जो रिवेट्स लगाते हैं, तो ये रिवेट्स जो हैं आपके कहलाते हैं टैक रिवेट्स, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी फोर्स का डायरेक्शन सपोज ये है, तो इनके बीच की पिच क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में, नहीं, ये दो सेंटर रिवेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स है, इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 32t और 300 mm, वो मैक्सिमम पिच होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पिच ऑफ टैक रिवेट इन प्लेट्स इज 32t और 300 mm, जहाँ t क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। वही अगर आप बात करते हैं कि मैक्सिमम पिच ऑफ टैक रिवेट
व्हेन स्ट्रक्चरल स्टील्स लाइक एंगल, जैसे एंगल सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, टी सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो टेंशन मेंबर में अगर आप बात करें तो 1000 मैक्सिमम होनी चाहिए। वही अगर आप बात करते हैं कि कंप्रेशन, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ कंप्रेशन मेंबर, तो मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, 600 ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें तो सपोज ये कोई प्लेट थी गजेटेड, इसको आपने एंगल सेक्शन से जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये जो रिवेट्स हैं इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1000 इन टेंशन केस, ठीक है, और 600 इन कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन में अगर आप बात करें 600 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, जहां आपने अभी पढ़ा था डी जिसको बोलते हैं, तो ग्रॉस डायमीटर या आप कह सकते हैं डाया ऑफ रिवेट होल, जैसे कि ये पूरा रिवेट होल का जो डायामीटर है, जैसे जब आप उसको होल करेंगे तो फाइनली यहाँ तक का पूरा स्पेस कवर करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होती है, जो नॉमिनल डायमीटर यानी जो शैंक डायमीटर होता है ये 5, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 5 प्लस 1.5 और ऐड कर देंगे। इफ जो नॉमिनल डायमीटर होता है यानी 5 की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 25 है, तो इस केस में ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.5, यानी कि सपोज अगर ये 25 भी है तो ये क्या हो जाएगी 26.5। लेकिन अगर डी की वैल्यू नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 लेंगे, अगर ये 5 की वैल्यू ग्रेटर देन है 25 ठीक है, तो ये जो है आप कंसीडर करते हैं डी की वैल्यू। टू फाइंड द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट अनवंस फॉर्मूला यूज करते हैं, इसे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर आपको थिकनेस जो है प्लेट की दे रखी है, थिनर प्लेट की, तो आपको फाई की वैल्यू नहीं पता है, तो फाई की वैल्यू आप अनविंस फॉर्मूले की थ्रू निकालते हैं, जो कि होता है 6.04 ऑफ रूट टी। या आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं अनविंस फॉर्मूला बताइए, या ओवरऑल कैसे फाई की वैल्यू आप फाइंड करेंगे अगर थिकनेस जो है थिनर प्लेट की इतनी गिवन है, ठीक है। तो ये कुछ कंसीडरेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ एजम्पशंस हैं इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी रिवेटेड जॉइंट की जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं, जैसे कि सपोज अगर आप रिवेटिंग देखें, यानी कि सपोज कुछ कनेक्शन है जो जॉइंट है, सपोज इस टाइप का कोई जॉइंट है जिसमें जो रिवेटिंग है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये चेन रिवेटिंग है, तो इसमें ये मान के चलते हैं एजम्पशन कि जो एक्सियल लोड अप्लाई होता है, जो पी लोड अप्लाई हो रहा है, ये सारे रिवर्ट्स पर इक्वली शेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन रियल में होता क्या है, जब लोड्स आप अप्लाई करते हैं, अगर आप इलास्टिक लिमिट की बात करें तो इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि जब आप लोड अप्लाई कर रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट रिवेट्स हैं, यानी जो आउटर रिवेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा लोड लेंगे, उसके बाद इनर रिवेट्स, उससे कम इनर रिवेट्स, यानी कि जो आउटर रिवेट्स हैं टेक मोर लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। बट एज्यूम आप क्या करके चलते हैं जनरली कि जब आप लोड ले रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो सारे रिवेट्स जो हैं वो इक्वली शेयर कर रहे हैं लोड को, ठीक है। तो एजम्पशन क्या है, दैट ऑल द रिवर्स शेयर लोड इक्वली इज वैलिड ओनली एट कोलैप्स लोड, यानी कोलैप्स की कंडीशन में, सपोज ये कंडीशन जो है कोलैप्स की है, तो इस केस में सारे रिवर्स जो हैं वो इक्वली लोड को शेयर कर रहे हैं। बट इलास्टिक लिमिट में ऐसा नहीं है कि जो आउटर रिवर्स हैं वो इनर रिवर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा लोड ले रहे हैं। वही अगर आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एजम्पशन की, तो ये जो सपोज लैब जॉइंट है, ठीक है, तो इनमें जो ये जो रिवेट है, आपने सपोज ये रिवेट प्रोवाइड किया, ठीक है, इस टाइप का रहता है कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है ये आपकी कहलाती है ग्रिप लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं एल जी, यानी कि ग्रिप लेंथ। तो इसकी जो वैल्यू होती है ग्रिप लेंथ की, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ रिवेट, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ग्रिप लेंथ है, जो भी ग्रॉस डायामीटर है रिवेट का, उसके 8 टाइम से ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सपोज कुछ इस टाइप का कनेक्शन है, ज्वाइंट है, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है पर गेज लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लेट की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो कंपैरेटिवली रिवेट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आप ये कंसीडर करके चलते हैं जो प्लेट है वो पहले फेल कर जाए। तो यहाँ पे अगर पर गेज लेंथ की अगर आप बात करें तो क्या होगी इस सेक्शन पे, इसकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी,
यानी कि ये सेक्शन 1 की अगर आप बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पे ये टीयरिंग स्ट्रेंथ हो गई, इसकी वैल्यू या तो कम या इक्वल होनी चाहिए n टाइम्स ऑफ आरवी, ठीक है। यानी कि जो रिवेट वैल्यू है उससे ये वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज़ या तो आप गेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अबव कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन प्लेट विल फेल्स बट नॉट द रिवेट्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो प्लेट तो फेल करेगी लेकिन रिवेट्स फेल नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब एक टर्म आता है कि सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल लाइन ऑफ रिवेट्स, यानी कि मीन्स इन वन लाइन देयर कैन बी मैनी रिवेटिंग। अगर आप बात करते हैं सपोज कोई ज्वाइंट की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन होगी रिवेटिंग की, सिंगल रिवेटेड जॉइंट है। यानी कि एक लाइन में बहुत सारे रिवेट्स हो सकते हैं लेकिन लाइन सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है सिंगल रिवेटेड जॉइंट। सपोज ये फोर्स पी एक्ट कर रहा है तो ये आपका होगा सिंगल रिवेटेड जॉइंट। तो इस केस में सपोज अगर आप पर गेज लेंथ की बात करें, ठीक है, तो पर गेज लेंथ ये हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू n टाइम्स ऑफ आर बी। अब शेडेड गेज लेंथ की बात कर रहे हैं, तो शेडेड एरिया में आप बताइए कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं टोटल, n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे n की जगह क्या यूज़ करेंगे 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर बी, ठीक है। अब सपोज दूसरा टर्म आता है डबल रिवेटेड जॉइंट। डबल रिवेटेड जॉइंट का मतलब है कि जो रिवेटेड की जॉइंट लाइन है वो कितनी है, एक ना होके दो है। उसमें बहुत सारे रिवेट्स हो सकते हैं एक लाइन में, लेकिन ओवरऑल टोटल लाइंस कितनी है, दो लाइंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी इधर था, तो इधर जो है ये दो लाइंस जो हैं प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है दो लाइन, जैसे ये हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई और ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई। तो इसको आप कहते हैं डबल रिवेटेड जॉइंट। तो इसमें अगर आप शेडेड एरिया पर गेज लेंथ में देखें तो ये आएगा। तो इस केस में फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी शुड बी लेस देन इक्वल टू, अब n कितने, यानी शेडेड एरिया में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं 2, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 2 टाइम्स ऑफ आर बी। तो ये फॉर्मूला जो है आप इस टाइप से यूज़ करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डबल रिवेटेड वर्ड आ गया, डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, तो सिंगल रिवेटेड और डबल रिवेटेड का मतलब है कि सिंगल रिवेटेड में एक लाइन है रिवेट्स की और डबल रिवेटेड में दो लाइंस है रिवेट्स की, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, फॉर द रिवेट ज्वाइंट इन फिगर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ पिच पूछिए, ठीक है। तो सपोज ये कुछ डायग्राम इस टाइप से गिवन है कि ओवरऑल जो रिवेटेड ज्वाइंट है वो प्लेट्स का कुछ इस टाइप से कनेक्शन है, ठीक है। इसमें जो है ये इस टाइप से रिवेटिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थिकनेस है ये 6 mm है, ये जो थिकनेस है ये 6 mm है, इस प्लेट की थिकनेस जो है वो 12 mm है। तो यहाँ पे ये लोड जो है कंप्रेसिव P आ रहा है और यहाँ पे ये डिवाइडेड है P/2 और P/2। तो एक टाइप की ये कवर प्लेट्स हो गई। तो ओवरऑल मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ पिच जो है वो पूछी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, आपको पता है कि ये कंप्रेशन में है, तो कंप्रेशन के केस में जो है मैक्सिमम पिच क्या होती है रिवेट्स के लिए, मैक्सिमम पिच फॉर रिवेट्स फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 12T और 200। इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी वो मैक्सिमम पिच हो जाएगी कंप्रेशन जोन में। तो 12 इंटू टी, जहाँ टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सी प्लेट क्या है, सम करना है, कुछ भी नहीं, बस थिनर प्लेट की थिकनेस। तो ये 3 प्लेट्स हैं, इनमें से सबसे कम थिकनेस क्या है 6 mm। तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे और 200, तो ये क्या आ जाएगी 72 mm और 200 mm। तो जो भी वैल्यू लेस होगी वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम पिच हो जाएगी कंप्रेशन जोन में। तो कितनी पिच प्रोवाइड करेंगे 72 mm, ठीक है।
वही सेम केस अगर टेंशन जोन में होता, इन टेंशन जोन, तो जो मैक्सिमम पिच होती उसका फॉर्मूला क्या हो जाता, 16T और 200 mm। तो यहाँ पे 16T की जगह क्या डालते, 6 और 200, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाती, 96 mm। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम पिच इन टेंशन जोन। आपको ये देखना है फोर्स कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव है यानी कंप्रेशन जोन है, और वही अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा होता तो टेंशन जोन में आप मैक्सिमम पिच का फॉर्मूला यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12 mm थिक प्लेट इज कनेक्टेड टू 8 mm प्लेट्स ऑन आइदर साइड्स, यानी कि 8 mm प्लेट्स जो हैं आइदर साइड यूज कर रहे हैं थ्रू 16 mm डायमीटर रिवेट्स। तो आपको जो है फाइंड रिवेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ इस टाइप का कनेक्शन आपको दिया हुआ है कि ये जो है दो 8 mm की कवर प्लेट्स है, यानी आइदर साइड जो है आपने प्लेट्स कनेक्ट कर रही हैं। ये मैक्सिमम जो है इनकी थिकनेस क्या है 8 mm और इनकी थिकनेस है 8 mm। ठीक है, ये जो थिकनेस है आपकी कितनी है 12 mm थिक प्लेट है जो कि दो प्लेट से कनेक्टेड है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है ये पी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इस टाइप से जो है डायग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ पे ये सपोज रिवेटिंग है। तो अब आपको पूछ रहे हैं कि रिवेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिवेट आपको ये देखना है कि सिंगल शेयर में डबल शेयर में, एक तो यहाँ पर कटिंग हो रही है कि यहाँ पर, तो ये रिवेट्स किस में हो गया डबल शेयर में, यानी रिवेट्स आर इन डबल शेयर। अब रिवेट्स जो है वो डबल शेयर में है, तो फाइनली पीएस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स, तो 2 × π/4 × d² × fs। ठीक है, तो 2 × π/4 और d क्या है डायामीटर, 16 mm डाया रिवेट्स है, तो ये जो है फाई की वैल्यू नॉमिनल डायामीटर गिवन है, फाई = 16 mm, तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25 mm से है, तो आप यहाँ पे d की वैल्यू क्या यूज करेंगे 5 + 1.5, यानी 16 + 1.5 कितना हो गया 17.5 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 17.5 स्क्वायर इंटू एफ एस की वैल्यू डायरेक्टली 90 MPa गिवन है, तो इंटू 90, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 43.3 किलो न्यूटन जो है पीएस की वैल्यू आ जाएगी। अब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है d × t × fb, तो यहाँ पे डायमीटर कितना है 17.5। अब जहाँ t क्या है, t जो है या तो आपका है सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, कवर प्लेट या टॉप एंड बॉटम प्लेट थिकनेस, क्योंकि इसमें जो है बियरिंग हाफ हाफ हो रही है फोर्स की, या मेन प्लेट थिकनेस, मेन प्लेट थिकनेस। तो जो भी वैल्यू इसमें कम होगी वो वैल्यू आप यूज कर लेंगे। ठीक है, ये लेस वैल्यू जो है वो आप यूज करेंगे। तो ये 8 और 8 कितनी हो गई 16 mm और 12 mm। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये या फिर आप इसको लिख सकते हैं सेंट्रल प्लेट थिकनेस। इस टाइप का अगर डायग्राम दिया हुआ है तो सेंट्रल प्लेट को मेन प्लेट मान लेंगे और साइड वाली जो टॉप एंड बॉटम प्लेट्स हैं इनको एज अ कवर प्लेट ट्रीट कर लेंगे। तो 8 और 8 16 और ये 12 mm, तो इसमें कम हो गया 12 mm, तो यहाँ पे टी की जगह आप क्या यूज करेंगे 12 इंटू एफ बी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 270, तो ओवरऑल पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.7 किलो न्यूटन। तो फाइनली आरबी की वैल्यू कितनी हो गई 43.3 किलो न्यूटन। इनमें से जो वैल्यू कम होती है वो रिवेट वैल्यू हो जाती है, तो रिवेट वैल्यू की वैल्यू आ गई आपकी 43.3 किलो न्यूटन। तो इसको फाइंड करने के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स में जो वैल्यू लेस होगी वो आप कंसीडर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट कनेक्टिंग 16 mm थिक प्लेट्स, यानी 16 mm थिक प्लेट से कनेक्टेड है, टू बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए आपको डिजाइन करना है। इफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट मटेरियल, जो एफ टी की वैल्यू है वो 0.6 FY यानी कि 150 पास्कल गिवन है क्वेश्चन में, और एफ एस की वैल्यू जो है वो 90 MPa दी है, एफ बी की वैल्यू 230 MPa दी है। डाया ऑफ रिवेट होल, रिवेट का डायमीटर ना देके रिवेट होल का डायमीटर यानी कैप स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 21.5 mm। अब इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। करस्पॉन्डिंग गेज डिस्टेंस जो है रिवेट की फाइंड करनी है। तो कनेक्शन किस टाइप का है डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो डबल कवर बट ज्वाइंट में किस टाइप से आप लेंगे, ये इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा, और डबल रिवेटेड है यानी कि
2 लाइंस होंगी रिवेट की, तो सपोज कुछ इस टाइप से कनेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको गेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो गेज लेंथ में आप जो है कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो है ओवरऑल पर गेज लेंथ कितने नंबर ऑफ रिवेट्स आ गए, 2 रिवेट्स आ गए, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 2। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, जी माइनस डी इंटू टी, क्योंकि अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो 1 1 पर, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी प्लेट की, जी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। इसकी वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आर बी होनी चाहिए। अब आर बी क्या है, रिवेट वैल्यू, तो इसके लिए आपको रिवेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो इसका मतलब है डबल कवर बट ज्वाइंट हमेशा डबल शेयर में होता है। तो सबसे पहले पी एस की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको आर बी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए पी एस की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाई फोर, डी की वैल्यू आपको पता है 21.5 स्क्वायर इंटू एफ एस क्वेश्चन में गिवन है 90। तो फाइनली यहाँ से पी एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 65.35 किलो न्यूटन, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं, डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो यहाँ पे डी क्या है 21.5। अब यहाँ पे टी की वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली सिर्फ एक थिकनेस गिवन है 16 mm, तो डायरेक्टली आप 16 mm यूज कर लेंगे। अगर कवर प्लेट की भी दी होती तो उसको ऐड करके फिर सेलेक्ट करते कि आपको कौन सी वैल्यू लेस है, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू 16 यूज कर लेंगे, क्योंकि और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। एफ बी की वैल्यू 230 गिवन है, तो यहाँ पी वी की वैल्यू आ जाएगी 79.12 किलो न्यूटन। सो आर वी की वैल्यू कितनी हो गई, 65.35 किलो न्यूटन। पी एस और पी वी में जो वैल्यू लेस होगी वो आर बी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, जी माइनस डी की वैल्यू कितनी है 21.5 इंटू टी थिकनेस 16 mm गिवन है, एफ टी की वैल्यू 150 गिवन है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन कितना है 2 इंटू आर बी की वैल्यू कितनी है 65.35 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए 10 पावर 3, क्योंकि न्यूटन पर एम स्क्वायर में यूनिट है। तो यहाँ से आप गेज डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं 75.9 mm। अब नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर कन्वेंशनल में आएगा तो ये मैक्सिमम कम से कम 15 टू 20 मार्क्स का मिनिमम आपको मिलेगा। तो अगर ये पूछते हैं कि रिवेटेड जॉइंट की डिज़ाइन करनी है तो क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि डाई ऑफ रिवेट क्या है, अगर नहीं है तो अनविन्स फॉर्मूले का यूज़ करके आप डाई ऑफ रिवेट फाइंड कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, रिवेट वैल्यू फाइंड करनी है। डाई ऑफ रिवेट मिल गया, फिर उसके बाद रिवेट वैल्यू फाइंड कर ली, रिवेट वैल्यू मिल गई, फिर नंबर ऑफ रिवेट्स आपने फाइंड कर लिए। उसके बाद नंबर ऑफ रिवेट्स मिलने के बाद आपने अरेंजमेंट कर दिया कि रिवेट्स को अरेंज कैसे करना है। नेक्स्ट जो है, फिर आपने देखा जो विड्थ है एंड थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, ठीक है, विड्थ और थिकनेस जो है मेन प्लेट की फाइंड कर ली। फिर विड्थ एंड थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस जो है कवर प्लेट थिकनेस फाइंड कर ली। फिर लास्ट में अगर क्वेश्चन में इफिशियंसी पूछ रहे हैं तो आप इफिशियंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करके चलेंगे इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, अ टाई मेंबर टेंशन मेंबर है ट्रस में, हैज़ टू ट्रांसमिट अ पुल ऑफ 400 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन का पुल ट्रांसमिट करना है। डिज़ाइन अ बट ज्वाइंट, एक बट ज्वाइंट डिज़ाइन करना है टू कनेक्ट 12 mm थिक प्लेट्स, ठीक है, इन प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए। फाइंड इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, इफिशियंसी भी फाइंड करनी है। टेक वैल्यू गिवन है कि एफ टी जो है 150 MPa है मेगा पास्कल, एफ एस की वैल्यू गिवन है 100 मेगा पास्कल, और एफ बी की वैल्यू जो है वो गिवन है 300 मेगा पास्कल, ठीक है। ये डिज़ाइन करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बट ज्वाइंट जो है डिज़ाइन करने के लिए कहा गया है तो हमेशा डबल कवर बट ज्वाइंट को ही यूज़ करिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट है। तो आप हमेशा डबल कवर बट ज्वाइंट को ही एज्यूम करके चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कि सबसे पहला स्टेप है आपका कि डाया ऑफ रिवेट। आप ये देखेंगे कि डाया ऑफ रिवेट आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइव। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, यानी डाई ऑफ रिवेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सिर्फ आपको थिकनेस ऑफ प्लेट्स गिवन है कितनी 12 mm। तो यहाँ पे आप अनविन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फ्रॉम अनविन्स फॉर्मूला क्या होता है, फाइव इक्वल टू 6.04 ऑफ रूट टी।
तो यहाँ पे 6.04, टी की वैल्यू कितनी है 12, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 20.92 mm। तो सपोज आपने प्रोवाइड कर दिया फाई इक्वल टू 20 mm, ठीक है। जब फाई 20 mm यहाँ पे यूज कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है 1 का बी, आपको पता है रिवेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिवेट वैल्यू फाइंड करने के लिए आरबी के लिए लेस वैल्यू जो पीएस और पीबी में कम होगी वो यूज करेंगे। तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो है इन शेयर में जो है रिवेट्स की क्या होगी, या शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फॉर्मूला क्या होता है, डबल शेयर में है, यानी डबल कवर बट जॉइंट है तो हमेशा डबल शेयर में होगा। तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2 इंटू पाई बाई 4, और डायमीटर कितना है, फाई की वैल्यू 20 है तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1.5 ऐड कर दीजिए 21.5 mm। जब तक ये 25 mm से ज़्यादा वैल्यू ना हो तब तक आप इसमें 1.5 ही ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा होगी तब आप जाके इसमें 2 mm और ऐड करेंगे, ठीक है। तो पाई बाई 4 इंटू डी कितना है 21.5 स्क्वायर, एफ एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 MPa। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई 72.61 किलो न्यूटन। पीवी की वैल्यू निकाल लीजिए, पीवी इक्वल टू क्या होता है डी इंटू टी इंटू एफ पी। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है रिवेट का 21.5, टी क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट कुछ नहीं दिया है, जस्ट 12 mm दिया है वही यूज कर लीजिए, इंटू एफ बी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है 300 MPa। तो यहाँ पे सॉल्व करके आपका आ जाएगा 77.4 किलो न्यूटन। तो इनमें से जो भी वैल्यू लेस होगी यूज कर लेंगे। तो फाइनली आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72.61 किलो न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सी, आपको जो है नंबर ऑफ रिवेट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाई एक रिवेट कितना फोर्स ले रहा है। तो टोटल फोर्स कितना है 400 किलो न्यूटन, और आरबी की वैल्यू कितनी है 72.61। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 5.5। तो आप कंसीडर कर लेंगे 6 नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि सेकेंड स्टेप जो है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। तो रिवेट्स का अरेंजमेंट हमेशा कैसे करते हैं, एज अ स्टैगर्ड रिवेटिंग अडॉप्ट करते हैं। तो अगर 6 रिवेट्स हैं तो इसको डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 हमेशा इस टाइप की ही रिवेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये सेक्शन आपका क्या हो गया फर्स्ट क्रिटिकल सेक्शन 1 1, ये हो गया आपका 2 2, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन जो है ये कवर प्लेट के लिए रहता है 3 3। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे अब टेंसाइल फोर्स है टोटल कितना लग रहा है 400 किलो न्यूटन, पुल कह रहे हैं इसका मतलब है टेंसाइल फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है विड्थ एंड थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, यानी मेन प्लेट, विड्थ ऑफ मेन प्लेट और थिकनेस ऑफ मेन प्लेट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप क्रिटिकल सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे B माइनस डी, यानी जो ओवरऑल यहाँ पे क्या है सिर्फ एक रिवेट है तो यहाँ टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी B माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। इसकी वैल्यू टोटल टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के इसके इक्वल कर देंगे, यानी 400 किलो न्यूटन। टोटल लोड कितना लग रहा है इतना लग रहा है, तो यही वैल्यू जो है आप स्ट्रेंथ की कंसीडर करते हैं तो इसको जो है आपने टोटल लोड के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे B जो है मेन प्लेट थिकनेस हो गई माइनस डी आपको पता है डायमीटर ऑफ रिवेट होल 21.5 इंटू टी कितना है 12 mm थिकनेस है प्लेट की, इंटू एफ टी की वैल्यू है 150 विच इज इक्वल टू 400 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 243.72 mm। तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कितनी कर देंगे, तो प्रोवाइड B मेन इक्वल टू सपोज आपने 250 mm प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका टोटल B मेन हो गया, और T आपको पता है थिकनेस जो है 12 mm, T मेन की वैल्यू पता है। अब आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन 2 जो है वो सेफ है कि नहीं है। तो उस पर जो है स्ट्रेस की टीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल सेक्शन 2 पे कितने रिवेट्स हैं 2, तो टोटल क्या हो जाएगा V माइनस 2D इंटू टी इंटू एफ टी प्लस
अब इससे पहले क्रिटिकल सेक्शन 1 पर एक रिवेट था, यानी रिवेट वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे RV। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यानी बी पे अब यहाँ पे 250 यूज़ करेंगे, -2 इंटू 21.5 इंटू थिकनेस आपको पता है 12 इंटू 150 प्लस RV की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं 72.6 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 445.3 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू 400 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, इसका मतलब है सेफ है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, ये इजीली बियर कर सकता है, इसका मतलब है ये सेक्शन 2 भी सेफ है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है कि विड्थ एंड थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। अब आपको थिकनेस जो है कवर प्लेट की फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज आप ये मान लेते हैं V कवर इक्वल टू V मेन, यानी कि जो मेन प्लेट की विड्थ है वही कवर प्लेट की विड्थ है, क्या मान ली 250 mm। तो आप थिकनेस ऑफ कवर प्लेट यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल अब कवर प्लेट के लिए हमेशा 3 जो लास्ट सेक्शन होता है वो कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो जस्ट क्या होगी, V कवर माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, क्योंकि वहाँ पर अब यहाँ पे कोई आरवी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेन प्लेट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कवर प्लेट की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ जितनी ओवरऑल टोटल विड्थ है वहाँ पर सिर्फ एक रिवेट था, तो एक माइनस कर दिया, इंटू टी इंटू एफ टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल 400 किलो न्यूटन के, यानी 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे बी कवर की वैल्यू कितनी है 250 माइनस डी 21.5 इंटू टी इंटू एफ टी की वैल्यू है 150 इक्वल टू 400 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 11.67 mm। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो है कवर प्लेट की टोटल थिकनेस है, यानी जब कभी भी 3 सेक्शन जो लास्ट सेक्शन होता है वहाँ कवर प्लेट के लिए चेक करते हैं, वो कवर प्लेट का क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो वहाँ पर जो टी की वैल्यू होती है ये होती है सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको थिकनेस निकालनी है, यानी कि ईच कवर प्लेट थिकनेस आपको फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगी इसका हाफ, अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो आपको पर कवर प्लेट थिकनेस मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 11.67 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 6 mm। तो यहाँ पे ए पर कवर प्लेट थिकनेस यानी टी कवर की वैल्यू कितनी आ गई 6 mm। तो ये तो हो गया आपके स्टेप्स। अब लास्ट में नेक्स्ट स्टेप आता है अरेंजमेंट, स्केच ऑफ अरेंजमेंट। जो भी अरेंजमेंट आपने निकाला है उनका स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मिनिमम पिच की वैल्यू फाइंड कर लीजिए विच इज इक्वल टू 2.55। तो 2.55 की वैल्यू कितनी है 20, यानी डाई ऑफ रिवेट, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 50 mm। ठीक है, मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम एज एंड डिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करनी है, तो इसको जो है शो करते हैं ई से, ये वैल्यू होती है 1.5 टाइम्स ऑफ डी, तो 1.5 इंटू 21.5 ये आ गई आपकी 32.25 mm। तो आपने सपोज प्रोवाइड कर दिया 35 mm। तो अब अरेंजमेंट कैसे शो करेंगे कि सपोज डबल कवर बट जॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स जो हैं वो 6 हैं, तो वो आप अरेंजमेंट रिवेट्स का कर चुके थे 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो मिनिमम पिच कितनी है 50 mm और ये एंड डिस्टेंस है, यानी कि ये रिवेट हो गया लास्ट और यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो गई एंड डिस्टेंस 35 mm। यहाँ से दूसरे रिवेट्स की कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स की डिस्टेंस कितनी हो गई 50, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 50 और फिर यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई 50 और ये एंड डिस्टेंस आ गई कितनी 35। ठीक है, तो ये टोटल हो गई। वही सेम गेज डिस्टेंस अगर आप फाइंड करें तो यहाँ पे एंड डिस्टेंस कितनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टोटल विड्थ है वो कितनी है 250 mm है, गेज डिस्टेंस 75 से ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये गेज डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पे 75 mm, यहाँ पे 75 mm प्रोवाइड कर दिया, तो ये 150 हो गई। तो रिमेनिंग जो है एज डिस्टेंस आपने कितनी प्रोवाइड कर दी यहाँ पे 50 और यहाँ पर 50। ठीक है,
35 आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 35 किया तो ये 90 आ रही है वैल्यू, तो ये 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ कवर प्लेट, वो कितनी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखिए एक साइड की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने कवर प्लेट प्रोवाइड की हुई है, यहाँ से यहाँ तक जब आप इसका सेक्शन देखते थे तो यहाँ से यहाँ तक कवर प्लेट है, तो कवर प्लेट की टोटल लेंथ कितनी है, पहली तो यहाँ तक की लेंथ देख लीजिए, 50 50 50, यानी 3 टाइम्स इधर है तो 3 टाइम्स इधर होगा, टोटल कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ 50 प्लस 35, तो ये 2 टाइम्स हो, इधर भी 2 टाइम्स होगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ 35, ठीक है। तो टोटल कितनी आ गई 440 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ होगी कवर प्लेट की वो कितनी हो गई 440 mm। तो ये ओवरऑल आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब आपको फाइनली क्या निकालना है, इफिशियंसी ऑफ अ जॉइंट, जॉइंट की इफिशियंसी फाइंड करनी है। लास्ट स्टेप क्या होता है 6, यहाँ पे शो कर दे रही हूँ, इफिशियंसी ऑफ अ जॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस n1d डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है टोटल 250 माइनस n1, यानी क्रिटिकल सेक्शन 1 पे बात करें कितने रिवेट्स हैं 1, तो 1 इंटू 21.5 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 91.4%। तो इस टाइप की ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। रिवेट्स का अरेंजमेंट बस आपको ध्यान में होना चाहिए, सेम स्टेप्स हैं, आप इजीली जो है इसकी डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।